हेलो एवरीवन, अभी नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि डिविडेंड इनकम कितना पावरफुल होता है और ये हमारे लिए स्टॉक मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम सोर्स कैसे बन सकता है। स्क्रीन पे अभी आप जो कंपनी देख रहे हो, इस कंपनी का नाम है आरईसी लिमिटेड और जनवरी 1, 2021 को इस कंपनी का शेयर प्राइस करीब करीब 100 रुपए के आसपास था। और यहाँ पर देखिए, ये वो तमाम डिविडेंड इनकम है जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2021 से अब तक पे किया है। यानी ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को पे किया है। यानी 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को अराउंड 82.41 रुपीज का डिविडेंड इनकम मिला है और 2021 के बिगिनिंग में स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के आसपास था। तो इसके बेसिस पे इसका जो एब्सोल्यूट डिविडेंड रिटर्न्स है वो अराउंड 82% बनता है। यानी 2021 के बाद से अब तक अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस का मूवमेंट जीरो भी होता, यानी स्टॉक 1% भी ऊपर नहीं जाता, तब भी आप 82% का रिटर्न सिर्फ डिविडेंड से ही कमा लेते। और ये जो सिर्फ डिविडेंड से ही इनकम मिला है, इसका लास्ट 5 ईयर का CAGR अराउंड 12.77% बनता है। और ये कैलकुलेशन हम तब कर रहे हैं जब अभी भी 2026 के डिविडेंड्स मिलने बाकी है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट 5 इयर्स में जो रिटर्न्स है वो सिर्फ डिविडेंड से ही नहीं बना है, स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की वजह से भी बना है। और रिसेंटली कंपनी के स्टॉक प्राइस में 46 to 47% का गिरावट होने के बाद अभी अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो वो करीब करीब 350 रुपीज के आसपास है। यानी लास्ट 5 इयर्स में स्टॉक से एब्सोल्यूट रिटर्न्स बना 250%, जिसका लास्ट 5 ईयर का CAGR बनता है अराउंड 28.47%। और अभी ये जो टोटल प्राइस मूवमेंट हुआ है, इसमें अगर हम डिविडेंड इनकम को भी ऐड करेंगे तो ये CAGR बढ़ के 34% के आसपास पहुंच जाएगा। यानी जस्ट टू समराइज, अगर स्टॉक का प्राइस 1 रुपए भी ऊपर नहीं जाता सिंस 2021, तब भी लास्ट 5 इयर्स का CAGR बनता 12.77%। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ पावरफुल इट इज, 2021 से अब तक निफ्टी का CAGR करीब करीब 12.8% के आसपास है। एंड दिस इज द पावर ऑफ अ डिविडेंड पोर्टफोलियो जो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स देते हैं। लेकिन जब भी आप एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डे 1 से आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर आप पेशेंस के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट करेंगे तो ये डिविडेंड इनकम बढ़ता ही जाता है। और ये कैसे बढ़ता है उसको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, अभी ये जो कैलकुलेशन हमने देखा था, इसको देखने के बाद कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आ सकता है कि मे बी अभी हमने ये जो कैलकुलेशंस देखे हैं वो इस अकेले कंपनी के ऊपर लागू हो और मे बी ये बाकी कंपनीज के ऊपर लागू ना हो। और अगर आपके माइंड में डाउट है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्क्रीन पे अभी ये जो कंपनी दिख रहा है, इसका नाम है कोल इंडिया, जो एक और कंपनी है जो डिविडेंड्स देने के लिए जाना जाता है। और इसका अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 1 जनवरी 2021 को इसका प्राइस करीब करीब 135 रुपीज के आसपास था। और यहां पर देखिए, ये वो तमाम डिविडेंड इनकम है जो कंपनी ने 2021 के बाद अब तक अपने इन्वेस्टर्स को पे किया है, जो कुल मिला के बनता है अराउंड 260 रुपीज। अगर स्टॉक का प्राइस 2021 के बिगिनिंग में 135 रुपीज था और डिविडेंड का इनकम लास्ट 5 इयर्स में 260 रुपीज है, तो लास्ट 5 इयर्स का एब्सोल्यूट डिविडेंड रिटर्न्स बनते हैं 193%। यानी अगर स्टॉक का प्राइस 1 रुपए भी ऊपर नहीं जाता, तब भी आप लास्ट 5 इयर्स में 193% का रिटर्न्स अकेले डिविडेंड से बना लेते। और इस डिविडेंड इनकम का अगर आप लास्ट 5 इयर्स का CAGR निकालेंगे तो वो आएगा करीब करीब 24% के आसपास। एंड ऑफ कोर्स यहां पर सिर्फ इनकम डिविडेंड से ही नहीं आया है, बुल मार्केट था तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया है और रिसेंटली इस स्टॉक में भी बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। और ये करेक्शन होने के बाद अभी अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे 2026 में, वो अराउंड 423 रुपीज के आसपास। यानी स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से रिटर्न्स कितने बने, 213% का रिटर्न्स बना इन द लास्ट 5 इयर्स, जिसका CAGR बनता है करीब करीब 25.66%। और इसके साथ अगर हम डिविडेंड को भी मिला देंगे तो ये जो CAGR है ये बढ़ के हो जाएगा 38%। कैन यू बिलीव दिस? डिविडेंड, सिर्फ अकेले डिविडेंड से बना है 24% का CAGR, स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से बना है 25.6% का CAGR। यानी लास्ट 5 इयर्स में जो डिविडेंड से रिटर्न्स बना है वो बुल मार्केट के रिटर्न्स के ऑलमोस्ट बराबर है। दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अभी मैंने आपको बस 2 एग्जांपल्स बताए, ऐसे हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन गिव यू एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड सो ऑन। और अगर आप चाहे तो इसी सेम मेथड को यूज करके आप खुद डिविडेंड्स का एनालिसिस कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के लिए, और खुद ही जाके चेक भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग को सही तरीके से समझेंगे और अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करना सीख लेते हैं, तो डिविडेंड से जो ग्रोथ आ सकता है वो फिनोमिनल हो सकता है। तो अभी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कॉमन सवाल जरूर आएगा कि डिविडेंड जो होते हैं वो कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। जो कंपनी आज डिविडेंड दे रहा है वो कल डिविडेंड देना बंद भी कर सकता है। और अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कंपनी का जो बोर्ड होता है उसके हाथ में कंट्रोल होता है कि कब डिविडेंड्स देना है, कब डिविडेंड्स नहीं देना है। और आपने देखा भी होगा कुछ सालों पहले कुछ ऐसे कंपनीज थे जो फिनोमिनल डिविडेंड्स देते थे, और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डिविडेंड्स देने बंद कर दिए हैं। बट हैविंग सेड दैट, मार्केट में कुछ ऐसे कंपनीज भी है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग
डिविडेंड पॉलिसी की वजह से आगे भी वो डिविडेंड देना कंटिन्यू करे उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज देखेंगे या पीएसयूज देखेंगे तो पीएसयूज में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैश काउ कंपनीज है और गवर्नमेंट को अपना हर साल फाइनेंशियल बजटिंग कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होता है, जिसकी वजह से ऐसे कैश काउ गवर्नमेंट कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी कैरी करता है जिसमें जनरली ऐसे कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का 20%, 30% या 25% हर साल डिविडेंड्स में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का पॉलिसी फॉलो करते हैं। और सरकारी कंपनीज के अलावा और भी कंपनीज है जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं और जनरली ये भी कैश रिच कंपनीज होते हैं या कैश काउ कंपनीज होते हैं, जैसे कि आईटीसी है जो एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है और वेदांता लिमिटेड है जहां पर प्रमोटर ग्रुप डिविडेंड्स के स्ट्रॉन्ग फेवर में है। अगर आप स्टडी करेंगे तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ही आपको शेयर कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज हम आरईसी का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं या कोल इंडिया का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसे खरीदना शुरू कर दो। डोंट बाय दी स्टॉक्स, क्योंकि हम इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ही डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनीज बहुत अच्छे एग्जांपल्स है ये समझने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ है और ऐसे एग्जांपल्स हमें एनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, स्पेशली तब जब आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ेगा वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, वहां पर यह ज्यादा मैटर करता है कि आप डिविडेंड्स के जरिए एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम बिल्ड करें बाय होल्डिंग डिविडेंड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब हम डिविडेंड स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी बढ़ना चाहिए और इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो पैसिव इनकम डिविडेंड से आ रहा है वो भी बढ़ना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म। और अभी आगे के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही सिंपल मेथड फॉलो करेंगे और उसके जरिए हम ये सीखेंगे कि अच्छे डिविडेंड स्टॉक पिकिंग कैसे किया जा सकता है। एंड ऑल्सो अगर कोई मेरे बारे में नहीं जानता है तो माय नेम इज भरत शंकर एंड आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर और हम एक सेबी रजिस्टर्ड आरएबी है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, screener.in ओपन कर लेते हैं और अभी जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगा कि आप भी इन स्टेप्स को मेरे साथ फॉलो करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिल जाएगा और प्रैक्टिस मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार होता है ना वीडियो देखने के बाद ये स्टेप्स मैं बाद में देखूंगा, बाद में करूंगा, वो वाला जो प्रोकास्टिनेशन है वो कट हो जाएगा। और अभी अगर आप ये वीडियो लैपटॉप पे देख रहे हैं तो एक और टैब पे आप भी screener.in ओपन कर सकते हैं। वही अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाद में जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे वीडियो देखेंगे तो उस टाइम आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आना होगा स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन का जो बटन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम सबसे पहला पैरामीटर एंटर करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। क्यों मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं बड़े कंपनीज, क्योंकि जो बड़े कंपनीज होते हैं वो कंसिस्टेंट डिविडेंड डिलीवर करने के केपेबल होते हैं और जो छोटे कंपनीज होते हैं हो सकता है वो 1-2 साल डिविडेंड दे और उसके बाद ऐसे कंपनीज में चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं कि आने वाले टाइम में वो डिविडेंड देना बंद कर दे बिकॉज द साइज ऑफ द कंपनी इज स्मॉल, जिसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स में, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट्स में भी ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद हम ऐड करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये पैरामीटर हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनीज ही कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देने के केपेबल होते हैं। और ये प्रॉफिट 100 करोड़ से ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम ऐसे कंपनीज को देख रहे हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल है, जो कैश को कंपनीज है, जो अच्छा खासा कैश कमाते हैं। तो अभी एक क्वेरी रन कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट्स में आप देख सकते हो we are getting about 291 कंपनीज, यानी ये 291 कंपनीज वो कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज्यादा है और इन कंपनीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अभी इसके बाद हम ऐड करेंगे डिविडेंड के पैरामीटर्स और डिविडेंड के पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड और ये डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा होना चाहिए। और ये पैरामीटर ऐड करने के बाद जब हम क्वेरी रन करते हैं तो 291 कंपनीज का लिस्ट श्रिंक होके, फिल्टर होके 20 कंपनीज में रह जाएगा। यानी अभी लिस्ट में सिर्फ 20 कंपनीज ही है जिनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज्यादा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ से ज्यादा है और वो डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा देते हैं। और यहां पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में ये आ सकता है कि सर ये डिविडेंड यील्ड क्या है? तो इसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कोल इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। तो कोल इंडिया ने पास्ट 12 मंथ्स में यानी लास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को प्रति शेयर यानी हर शेयर पे 20.9 रुपीज का डिविडेंड अमाउंट पे किया है। और अभी अगर आप कोल इंडिया का करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो वो अबाउट 423 रुपीज के आसपास है। और अभी ये जो लास्ट 12 मंथ्स में हमें डिविडेंड मिला है उसको अगर हम करंट मार्केट प्राइस जो कि 423 रुपीज है उसे डिवाइड करेंगे तो हमें कोल इंडिया में डिविडेंड यील्ड मिलेगा 4.94% का। यानी सिंपल वर्ड्स में आपने शेयर में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हर साल कितना परसेंटेज रिटर्न्स डिविडेंड से ही मिल सकता है वो आपको बताता है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड यील्ड के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो डिविडेंड यील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स है, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल ने स्टॉक खरीदा 423 रुपीज पे, तो इसके बेसिस पे उसका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? 4.94% हुआ। और वही अगर मान लीजिए श्यामलाल ने 2-3 साल पहले स्टॉक को खरीदा होता
अराउंड 200 रुपीज के प्राइस पे। तो आज के टाइम में उसका डिविडेंड यील्ड होता 10.45%। और यही है डिविडेंड का मैजिक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और इसी रीजन की वजह से इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, देन आपको प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए कोई ऐसे स्टॉक को खरीद रहे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर हो सकता है आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो कम हो जाए। और इसीलिए बहुत सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो डिविडेंड स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट बहुत ही खराब होता है या बहुत ही बुरा होता है। यानी ऐसा खराब मार्केट जहां पर ये जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में या प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में 20%, 30%, 40%, 50% या उससे ज्यादा के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई स्टॉक खराब मार्केट में कितना गिर सकता है या कितना करेक्ट हो सकता है वो डिपेंड करता है कंपनी के अर्निंग्स कैपेबिलिटी के ऊपर। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अर्निंग्स कमा पा रहा है तो हो सकता है बैड मार्केट भले ही चल रहा हो लेकिन कंपनी के स्टॉक में मे बी 5% या 10% का ही गिरावट हो सकता है। तो अभी इसके बाद हमारे क्वेरी में हमें डिविडेंड के रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऐड करने होंगे। पहला पैरामीटर है डिविडेंड लास्ट ईयर और उसके बाद दूसरा पैरामीटर है डिविडेंड प्रीसीडिंग ईयर। और ये दोनों पैरामीटर्स मोर देन 1 करोड़ होने चाहिए। और इन दोनों पैरामीटर्स को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे कंपनीज को फिल्टर आउट करना चाहते हैं जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में डिविडेंड देना स्किप किया है। हो सकता है पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया हो या उससे पहले के साल में डिविडेंड नहीं दिया हो। और ऐसे कंपनीज हमें लिस्ट में नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है और हम ऐसे कंपनीज को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है वैल्यूएशन, क्योंकि हम किसी भी कंपनी को किसी भी वैल्यूएशन पे नहीं खरीद सकते। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था ना, प्राइस जो है वो डिविडेंड यील्ड को कम कर सकता है और चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन पे होता है तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो या बहुत महंगा ट्रेड कर रहा हो। तो ऐसे महंगे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए हम यहां पर एक और पैरामीटर ऐड करेंगे और वो पैरामीटर होगा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का। और ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। तो अभी अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो जो पहले 17 स्टॉक्स थे वो कम होकर अभी 15 स्टॉक्स हो गए हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेरी इज दैट कि इसको आप कभी भी रन कर सकते हैं। जिस टाइम आपने एक क्वेरी रन किया, अगर मान लो उस टाइम मार्केट खराब चल रहा है, स्टॉक्स डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो इस लिस्ट में आपको ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे। और वही अगर मान लीजिए जिस टाइम आपने एक क्वेरी रन किया है उस टाइम मार्केट बहुत ही ओवर हाइप्ड है, ओवर वैल्यूड है, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है ये छोटा हो जाएगा और ये क्वेरी ऑटोमेटिकली ऐसे कंपनीज को फिल्टर आउट कर देगा जो हायर प्राइस पे कम डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेरी, जिसको आप कभी भी रन कर सकते हैं अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। और इसके अलावा जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स को लोअर प्राइस पे यानी गिरे हुए प्राइस पे खरीदोगे तो आपको ज्यादा डिविडेंड यील्ड मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहे तो इस क्वेरी में एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हो और वो पैरामीटर है परसेंटेज डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। और प्रेजेंटली मार्केट का कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे आप इसको 5%, 10%, 15, 20, 25, 30% जो भी चाहे आप उसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पैरामीटर को 10% पे सेट करोगे तो आपके लिस्ट ऑफ स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो अपने 52 वीक हाई से 10% से नीचे पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहां पर इस पैरामीटर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ लास्ट 52 वीक्स या लास्ट 1 ईयर का टाइम पीरियड ही कंसिडर करेगा। अगर मान लो कोई स्टॉक 1 साल पहले से ही करेक्ट हो रहा है तो उस टाइम पीरियड को ये कंसिडर नहीं करेगा। इसका अगर आप एक लाइव एग्जांपल देखना चाहो तो हम फिर से कोल इंडिया को ही एज एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कोल इंडिया अपने लास्ट हाई के कंपैरिजन में प्रेजेंटली अबाउट 23% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस गिरावट की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप देखोगे तो 23 अगस्त 2024 से ये गिरावट शुरू हुई थी। लेकिन हमारा जो 52 वीक हाई का जो पैरामीटर है वो टाइम पीरियड कहां से कंसिडर करेगा? वो टाइम पीरियड कंसिडर करेगा यहां से फरवरी से लेके लास्ट फरवरी से लेके इस फरवरी तक। अगर ये पैरामीटर वो कंसिडर करेगा तो यहां से क्या हुआ है, यहां से प्राइस गिरा नहीं है बल्कि प्राइस बढ़ा है अबाउट 15%। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो 52 वीक हाई का जो हम पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं वो पहले के गिरावट को कंसिडर नहीं करेगा। तो ऐसे गिरावट्स को फैक्टर इन करने के लिए आपको यहां पर इसे मैन्युअली ही चेक करना होगा। सो नाउ इफ यू रन दिस क्वेरी तो ये जो लिस्ट है ये और भी छोटा हो जाएगा और ये सारे स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 3% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड दिया है और इनका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से भी कम है। एंड दिस लिस्ट इज अ वेरी गुड लिस्ट फॉर डिविडेंड स्टॉक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन हाँ, अभी जो हमने प्रोसेस सीखा है, यू कैन यूज दिस प्रोसेस टू फिल्टर आउट गुड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स एंड बिल्ड अ स्टॉक पोर्टफोलियो अराउंड इट। तो अभी तक जो हमने डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करने का जो पूरा प्रोसेस समझा है, इसके अलावा कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए और इन पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिखे आप हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली सीखना है तो इसके लिए आप हमारे लाइव क्लासेस का कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ऑलमोस्ट एवरी वीक लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं और वहां पर इन्वेस्टिंग के कुछ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को सिखाते हैं। और साथ ही साथ वहां पर Q&A सेशन भी होता है, तो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और इस कम्युनिटी में रजिस्टर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करते टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करना है वो चीज है
कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। कोई भी कंपनी जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स देता है या कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स देता है तो उन कंपनीज का एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होता है और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे कि ये कोल इंडिया का वेबसाइट है और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से अगर आप आरईसी के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन है उसके अंडर जो पॉलिसीज है वहां पर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आरईसी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको यह दिखेगा कि कंपनी वुड पे अ मिनिमम एनुअल डिविडेंड ऑफ 30% ऑफ पीएटी और 5% ऑफ द नेट वर्थ whichever is higher subjected to maximum dividend permissible under the extent of legal provisions। यानी कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स का यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% डिविडेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है या कंपनी का 5% नेटवर्थ डिविडेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा कंपनी उसको डिविडेंड के लिए कंसिडर करेगा। और साथ ही साथ नीचे यहां पर यह भी देख सकते हो कि कंपनी उन सर्कमस्टांसेस के बारे में भी बताता है इसके अंडर हो सकता है कंपनी डिविडेंड ना दे। अभी अगर कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी ये है कि कंपनी अपना 30% ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट जो है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है अगर वो डिविडेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होता है तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी बढ़ता है। यहां पर अगर आप आरईसी का 2020 से अब तक का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो अबाउट 4,972 करोड़ के आसपास था और आज के टाइम में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अबाउट 17,243 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं और इसी रीजन की वजह से अगर आप कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी देखेंगे तो 2020 में कंपनी का डिविडेंड पे आउट अबाउट 82.5% के आसपास था जो अभी 2025 में बढ़ के अबाउट 180% के आसपास पहुंच। तो ये वो सारे पॉइंट्स है जो आप डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करते टाइम ध्यान में रख सकते हो। एंड अगेन कोल इंडिया और आरईसी ये दोनों स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। यहां पर मैंने आपको बस ये दिखाया है कि कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी क्या है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं तो इसके साथ साथ डिविडेंड पे आउट भी कैसे ग्रो होता है ये मैंने आपको इस एग्जांपल के जरिए समझाया है। लेकिन हाँ, डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करने से पहले या डिविडेंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए भी नहीं है जो स्टॉक मार्केट से रातों रात पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड करना चाहते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर यकीन रखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप डिविडेंड पोर्टफोलियो बिल्ड भी कर लेंगे तो 1 साल में 2 साल में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए पे कोई स्टॉक खरीदा और करंट डिविडेंड उसका 5 रुपए है तो उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड कितना हो गया, 5% हो गया, जो उतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन वही अगर कोई इस क्वालिटी डिविडेंड गिविंग स्टॉक में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा और 10 साल के टाइम पीरियड में अगर कंपनी के प्रॉफिट्स मान लो 5 गुना बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा, आपका डिविडेंड पे आउट भी अगर पे आउट रेशियो अगर सेम रहता है तो वो भी 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी 10 साल बाद आपको 25 रुपीज का डिविडेंड इनकम मिल रहा है, यानी आपका डिविडेंड पे आउट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना है, 25%। एंड दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जिसको बिल्ड होने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड लगा। एंड ऑफ कोर्स इस पैसिव इनकम के साथ साथ कंपनी का जो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन होता है वो भी आपके लिए एडिशनल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करेगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से पावरफुल पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो भी आप डिविडेंड इनकम कमाते हो उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। और आपके लर्निंग के लिए लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डिविडेंड इनकम के ऊपर कितना टैक्सेशन एप्लीकेबल है, यानी जो भी आप डिविडेंड इनकम कमाते हो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको आप कमेंट्स में लिखिए। और मुझे आपका कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।